बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हो कि मौला करीम में ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खल्क़ का जज्बा बढ़े। ये फेलोस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पर हमने सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू की हुई है, उसका आज 5वां लेक्चर है और ये जो लेक्चर है ये एक्सक्लूसिवली आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पर है। इस पर पास पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, एडिशनल साइंस जज के पेपर में। हम उस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और आर्टिकल 6 के तमाम एस्पेक्ट्स को जनरली जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले वो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ और फिर इन द लाइट ऑफ जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 6 बिलखुसूस में 5 जजमेंट्स जो है वो डिस्कस करूँगा। पहली जजमेंट जो है वो है 2014 PCRIJ पेज 684। दूसरी जजमेंट है PLD 2013 पेशावर पेज 105। तीसरी जजमेंट है PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज 585। चौथी जजमेंट वो है जो स्पेशल कोर्ट ने इस्लामाबाद ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस परवेज मुशर्रफ में दी और फिर लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने परवेज मुशर्रफ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में दी। जो क्वेश्चन आया वो मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ। प्लीज डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट स्पेशल सिग्निफिकेंस in this regard as the Constitution 18th Amendment Act 2010. Elaborate your answer with case laws. If fellows, सबसे पहले हम आर्टिकल 6 की बे रीडिंग करते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि अगर हाइट रीजन को डिफाइन करने के हवाले से क्वेश्चन आता है या हाइट रीजन पे जनरल क्वेश्चन आता है, जब आर्टिकल 6 की वायलेशन पे आता है तो हमें पता हो कि ये आर्टिकल क्या है और इसको हम डिस्टिंग्विश भी करने की कोशिश करेंगे कि पहले 18th अमेंडमेंट से आर्टिकल 6 पहले क्या था और बाद में आर्टिकल 6 क्या हुआ। आर्टिकल 6 ये है कि हाइट रीजन एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स आर सबवर्ट्स आर सस्पेंड्स आर होल्ड्स इन अबेयंस आर अटेम्प्ट्स आर कंस्पायर्स टू एब्रोगेट आर सबवर्ट आर सस्पेंड आर होल्ड इन अबेयंस द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज ऑफ और a force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. दूसरा इसका सब आर्टिकल है एनी पर्सन एडिंग और अबेटिंग और कोलैबोरेटिंग द एक्ट्स मेंशन्ड इन क्लास 1 शैल लाइकवाइज बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। इसका आर्टिकल 2A है एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन मेंशन्ड इन क्लास 1 ऑफ और क्लास 2 शैल नॉट बी वैलिडेटेड बाय एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। 3 है मजलिस शुरा पार्लियामेंट शैल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सन्स फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। पहले हम चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली ये लिखा है कि 18th अमेंडमेंट एक्ट की इसमें सिग्निफिकेंस क्या है, उसको पहले देखने की कोशिश करेंगे। ये वाली बात जो PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज 585 है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट के हवाले से गुफ्तगू की है कि आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट स्टैंड्स टुडे was amended by virtue of Constitution 18th Amendment Act 2010. The amended parts of Article 6 indicate following addition changes. इसके अंदर जो चेंजेस आई, पहली चेंज आई आर्टिकल 6 के सब आर्टिकल 1 के अंदर, वो ये चेंज आई कि इसके अंदर जो वर्ड्स ऐड किए गए वो और होल्ड इन अबेयंस के अल्फाज जो हैं वो ऐड किए गए। दूसरी जो चेंज आई वो आर्टिकल 6(2) के अंदर आई, वो वर्ड्स कोलैबोरेटिंग के इस्तेमाल हुए और आर्टिकल 6(2)A जो है ये एक पूरे का पूरा क्लास जो है वो नया इसमें डाल दिया गया। इसमें ये था कि अब जब कोई भी डिक्टेटर या कोई भी शख्स जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेगा, सबवर्ट करेगा, होल्ड इन अबेयंस करेगा या सस्पेंड करेगा तो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वैलिडेट नहीं करेगी। अब ये जो पहले हम ये जो 4-5 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे हम इस आर्टिकल पे फर्दर डिस्कशन करेंगे और फिर जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये जो जजमेंट आई लाहौर हाई कोर्ट की परवेज मुशर्रफ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब जब वो हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने इस पे डिस्कशन की और इन चारों अल्फाज की उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और मुख्तलिफ लेक्सिकोग्राफीज ऑफ द लॉ से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। एब्रोगेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया द एबोलिशन और रिपील ऑफ लॉ कस्टम इंस्टीट्यूशन आर द लाइक। दूसरी उन्होंने कहा
A total deprivation of fundamental rights, even in one limited area, may amount to an abrogation of the basic structure of the constitution. ये abrogation हुई। उसके बाद यानी या उसे रिपील कर दिया जाए या फंडामेंटल राइट्स को डेप्रीवेट कर दिया जाए सिटीजन ऑफ द स्टेट को, तो वो भी एब्रोगेशन के जुमरे में आएगा। सबवर्जन उन्होंने कहा द प्रोसेस ऑफ ओवरथ्रोइंग, डिस्ट्रॉइंग और करप्टिंग, जैसे सबवर्जन ऑफ लीगल प्रिंसिपल है, सबवर्जन ऑफ द गवर्नमेंट है, तो इसको हम सबवर्जन कहेंगे। ये ब्लैक्सला डिक्शनरी में इसे इसी तरह डिफाइन किया। नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन द एक्ट ऑफ टेम्पररी डिलेइंग, इंटरप्टिंग और टर्मिनेटिंग सम बिजनेस ऑपरेशन, सस्पेंशन ऑफ अ स्टैच्यू जैसे लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसी तरह उन्होंने अबियंस को डिफाइन किया, एक्सपेक्टेशन और कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, द पोजीशन ऑफ बीइंग विदाउट ऑनर, अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन, डॉर्मेंट कंडीशन। ये चारों अल्फाज इस जजमेंट के अंदर एक्सप्लेन हुए। ये एक्सप्लेन करने का मकसद उनका बुनियादी ये था कि नेक्स्ट वो ये डिस्कशन करेंगे कि आया कि एक्ट ऑफ परवेज मुशर्रफ इन चारों अल्फाज के जुमरे में आता है या नहीं आता। अब इस 18th अमेंडमेंट के बाद जब आर्टिकल 6 को हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 6 का जो सब आर्टिकल 3 है वो हमें ये कहता है कि मजलिस शुरा पार्लियामेंट शैल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सन्स फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। अब ये जानना जरूरी है कि हाई ट्रीजन तो इसे कह दिया गया, अब इसकी पनिशमेंट कहाँ है, इसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कैसे होगी, कैसे कंप्लेंट फाइल होगी, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, कौन इसका ट्रायल करेगा और इसकी जो इसकी अपील है वो कहाँ पर लाई करेगी। ये जो जजमेंट है 2014 PCRL पेज 684, ये स्पेशल कोर्ट की ही दी हुई एक जजमेंट है जो क्रिमिनल मिसलीनियस एप्लीकेशन पर स्पेशल कोर्ट ने दी। इसके अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है वजह की कि इसकी प्रोसीडिंग कैसे चलेगी। ने बताया कि इसकी जो पनिशमेंट है वो हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973 के अंदर दी गई है और वो इसका जो सेक्शन 2A है वो हमें बताता है, वो मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ। हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973 was promulgated on 29th of September 1973. It extended to the whole of Pakistan and came into force at once. The punishment for the offence of high treason is provided in section 2A. Person who is found guilty of having committed an act of abrogation or subversion of a constitution in force in Pakistan at any time since the 23rd March 1950 or high treason as defined in Article 6 above shall be punishable with death or imprisonment for life. हमें ये पता चला कि इसकी जो पनिशमेंट है वो हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973 के तहत है। अब अगला क्वेश्चन ये आया कि इसका ट्रायल कौन सी अदालत करेगी। तो इसका ट्रायल जो अदालत करेगी वो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976 के अंदर बताया गया। कहा गया कि ये जो एक्ट है रिक्वायर्ड दैट स्पेशल कोर्ट शैल कंप्राइज 3 सर्विंग जजेस ईच ऑफ whom was a judge of a high court, therefore their nomination was to inevitably come from the chief justice of the high court. इस जजमेंट ने ये बताया कि ये जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट स्पेशल कोर्ट 1976 एक्ट है इसके तहत एक स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो कि हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल होगी 3 पर, और उसकी नॉमिनेशन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसकी प्रोसीडिंग कैसे होगी। अब यही जजमेंट हमें बताती है और ये जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट स्पेशल कोर्ट 1976 है ये हमें बताता है कि एक कंप्लेंट फाइल होगी और वो कंप्लेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट फाइल करेगी और फेडरल गवर्नमेंट ही इस जो स्पेशल कोर्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी। अब इस जजमेंट के अंदर ही उन्होंने ये बताया कि बाय वर्च्यू ऑफ SRO 1234/194 डेटेड 29/12/1994 Secretary Interior Division was authorized to file complaint against an accused for an offence of high treason as defined under Article 6 of the Constitution. Such authorization is post specific and would remain ineffective until it was rescinded, withdrawn or modified. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कंप्लेंट फाइल होगी इफ इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन तो ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। यही जजमेंट हमें ये बताती है कि जो FIA का एक्ट का शेड्यूल है उसके अंदर ये लिखा हुआ है
कि जो हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973 के ऑफेंसेस हैं उसकी जो तफ्तीश है वो FIA करेगी। रेलेवेंट पोर्शन में आपके सामने रीड आउट करता हूँ। शेड्यूल अपेंडेड टू द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 1974 also included the offences punishable under the High Treason Punishment Act 1973। अब डियर फेलोज, आपको मालूम है कि ये सारा जो ट्रायल है वो 2013 से शुरू हुआ और 2019 में जाके कंक्लूड हुआ और स्पेशल कोर्ट ने इसके अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ को सजा दे दी। वो जो रेलेवेंट पोर्शन है इस जजमेंट का वो मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ। रेलेवेंट पोर्शन है इस जजमेंट का जो स्पेशल कोर्ट इस्लामाबाद ने जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल कंक्लूड करने के बाद, उसको कन्विक्ट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन दी वो मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ। इट प्रूव्स बियॉन्ड अ शैडो ऑफ रीजनेबल डाउट that all the charges of high treason leveled against accused by the state as a necessary corollary to what has been observed, we find the accused guilty as per charge. The convict be therefore hanged by his neck till he dies on each count as per charge. We direct the law enforcement agencies to strive their level best to apprehend the fugitive, convict and ensure that the punishment is inflicted as per law, and if found dead, his corpse be dragged to the D Chowk, Islamabad, Pakistan and be hanged for 3 days. Dear fellows, ये जो जजमेंट आई इसकी लीगैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लाहौर हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया। इसकी जो अदालत की कॉन्स्टिट्यूशन थी, यानी स्पेशल कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी और इसकी जो जजमेंट की लीगैलिटीज थी उसको, तो स्पेशल हाई कोर्ट के जो बेंच था उसकी जो जजमेंट थी उसको मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने आथर किया और उन्होंने इसके अंदर 6 पॉइंट्स डिस्कस किए और फाइनली इस जो डेथ सेंटेंस थी उसको एनल कर दिया। वो क्या पॉइंट थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले उन्होंने जो पॉइंट रेज किया वो ये किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट। उन्होंने कहा जी कि जो कोर्ट लॉ के मुताबिक कोर्ट जो स्पेशल बननी थी वो फेडरल गवर्नमेंट ने बनानी थी और फेडरल गवर्नमेंट मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो 2016 के अंदर जजमेंट आई उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर और उसके फेडरल मिनिस्टर हैं, यानी फेडरल कैबिनेट है, यानी प्रायर अप्रूवल ऑफ द फेडरल कैबिनेट होनी थी और फिर उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन होनी थी। तो इसके अंदर चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने ही नोटिफाई किया है तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ही इलीगल है। चूंकि अदालत की जो मेकिंग है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो इलीगल है तो इसकी दी हुई फाइंडिंग भी इलीगल है, वाइड एब इशू है। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये जो 1976 का सेक्शन 9 है जिसको इन्होंने इग्नोर किया है, डिस्पेंस विद किया है, भले उस सेक्शन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि एडजर्नमेंट नहीं दी जाएगी अगर अक्यूज इल है, फिर भी एडजर्नमेंट नहीं दी गई, उसकी एब्सेंस में ट्रायल कंडक्ट होगा। लेकिन इनने ये कहा कि ये जो सेक्शन 9 है ये आर्टिकल 8, 9 और आर्टिकल 10A और 10 की वायलेशन है और ये वाइड एबनिशन है और इसको इन्होंने कहा कि इट डीम्स टू बी एनल्ड बीइंग इलीगल और इन्होंने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये राइट टू फेयर ट्रायल के अगेंस्ट है, ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं हो सकता। और इसके साथ इन्होंने ये बात कही कि भले वो ट्रायल इन एब्सेंशिया टिपिकली नहीं था क्योंकि एक दफ़ा परवेज मुशर्रफ साहब वहाँ पे पेश हुए थे लेकिन 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई, तो 342 की स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड नहीं होती तो ट्रायल इनिशिएटर हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन ये उठाया कि क्या परवेज मुशर्रफ ने जो इमरजेंसी का नफाज किया था वो इस हाइड्रोजन की कैटेगरी में आता भी है या नहीं आता। इन्होंने बड़ी एक इनोवेटिव इंटरप्रिटेशन दी। इन्होंने कहा कि जब आर्टिकल 332 को हम पढ़ते हैं तो वो इम्पावर करता है प्रेसिडेंट को इमरजेंसी नाफज करने पर। तो 332 जो है दैट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आर्टिकल तो वही इम्पावर करता है। अगर इन्होंने इमरजेंसी लगाई है तो ये सबवर्जन या एब्रोगेशन के जुमरे में नहीं आते। फिर उन्होंने एक और पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि ये जो होल्ड इन अबेयंस है ये 18th अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट किया गया, तो अगर इसके तहत इन्होंने सजा देनी भी है तो फिर सेक्शन जो 2A है 1973 वाला पनिशमेंट वाला,
उसके अंदर करस्पॉन्डिंग इन्हें अमेंडमेंट करनी चाहिए थी, क्योंकि अमेंडमेंट नहीं की तो ये सजा उसके तहत नहीं दे सकते। लास्ट बट नॉट लीस्ट इन्होंने ये पॉइंट उठाया कि ये जो आर्टिकल 12 है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को बार करता है, तो इसलिए ये जो अमेंडमेंट आई है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। ये वो पॉइंट थे जिसकी बुनियाद पर जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी साहब ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए इस सारी फाइंडिंग को इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए इसको एनल कर दिया। थैंक यू।